हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी टीआरई क्लास 6 to 8, 9, 10 और 11, 12 के लिए हिस्ट्री के प्रैक्टिस सेट और पीवाईक्यू को आपके साथ सॉल्व करेंगे। इस बुक में क्लास 6 से लेकर 12 तक सभी चैप्टर्स के एनसीईआरटी और एससीईआरटी बेस्ड पीवाईक्यू दिए हुए हैं। इसके साथ ही बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3, DSSB टीजीटी पीजीटी, केवीएस टीजीटी पीजीटी, एनवीएस टीजीटी पीजीटी और ईएमआरएस में जो भी हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी दिए हुए हैं। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। इसके ऊपर के क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोगों ने इस सीरीज़ के प्रीवियस पार्ट में कर लिया है। आज हम लोग उसके आगे के क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। आगे के प्रश्न चीन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 40 है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करें तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। सूची 1 में चीनी नेताओं के नाम और सूची 2 में संलग्नता दी हुई है। इसका सही सुमेलन इस प्रकार है। माओ जेडांग का कम्युनिस्ट पार्टी की कार्यकारी के अध्यक्ष तथा रेड आर्मी के संस्थापक होगा। सन यात सेन का कुओमितांग का संस्थापक होगा। डेग जियाओपिंग का बाजार आधारित आर्थिक सुधार होगा और चियांग काई शेक का साम्यवादी लोगों का उत्पीड़क होगा। अगला प्रश्न है, चीनी लोक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई? इसका सही आंसर है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। 1911 में मांचू साम्राज्य को समाप्त कर सन यात सेन के नेतृत्व में चीन देश में गणतंत्र की स्थापना की गई थी। इन्हें आधुनिक चीन का संस्थापक माना जाता है। इनके कार्यक्रम 3 सिद्धांत सन मिन चुई के नाम से मशहूर हैं। अगला प्रश्न है, बक्सर विद्रोह के पीछे क्या कारण था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ब्रिटिश और रूस के इंपीरियल डिज़ाइन और प्रभावित करने वाले विदेशी क्षेत्रों के विकास के कारण गंभीर सूखा और अकाल। बक्सर विद्रोह 1899 से 1901 का मुख्य कारण ब्रिटेन और रूस के इंपीरियल डिज़ाइन और प्रभावित करने वाले विदेशी क्षेत्रों के विकास के कारण गंभीर सूखा और अकाल, चीन पर विदेशी शासन की स्थापना का भय, यूरोपीय पूंजीपतियों के प्रति असंतोष आदि था। चीन में प्रारंभ हुए बक्सर विद्रोह सम्राज्ञी डोजर सीजी के विरुद्ध था। सन 1900 में यह विद्रोह अधिक उग्र हो गया तथा पूरे चीन में फैल गया, किंतु 1901 में इस विद्रोह का दमन कर दिया गया। सन 1900 में चीन ने बक्सर विद्रोह को अपने इतिहास के सबसे बुरे विद्रोह के रूप में देखा था। अगला प्रश्न है, बक्सर विद्रोह किस अवधि के बीच हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1899 से 1901 के बीच। अगला प्रश्न है, 1900 में चीन ने अपने इतिहास के सबसे बुरे विद्रोहों में से एक को देखा जिसे कहा जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बक्सर विद्रोह। अगला प्रश्न है, अष्ट राष्ट्र गठबंधन 1900 के ग्रीष्मकाल में बक्सर विद्रोह को दबाने के लिए स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय सैन्य गठबंधन में निम्नलिखित में से कौन कौन शामिल थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जापान, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, इटली और ऑस्ट्रो हंगरी साम्राज्य।
अष्ट राष्ट्र गठबंधन 1900 के ग्रीष्मकाल में बक्सर विद्रोह को दबाने के लिए स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय सैन्य गठबंधन था तथा इसमें जापान, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, इटली और ऑस्ट्रो हंगरी साम्राज्य शामिल थे। बक्सर विद्रोह से घबराकर मांचू सरकार ने सभी विदेशियों को बाहर निकल जाने का आदेश दे दिया था, किंतु इसी समय जर्मनी के एक राजदूत की हत्या हो जाती है, जिससे सभी यूरोपीय राष्ट्र एक हो गए और उन्होंने चीन के विरुद्ध अष्ट राष्ट्र गठबंधन स्थापित किया। आगे के प्रश्न अफीम का व्यापार से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 46 है, लंबी छलांग योजना क्या है तथा इसे कब और कहां शुरू किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, देश को तेजी से औद्योगिकरण के लिए प्रेरित करने की नीति। ये चीन में 1958 में शुरू किया गया था। लंबी छलांग योजना के तहत देश को तेजी से औद्योगिकरण के लिए प्रेरित करने की नीति थी। इसे 1958 में चीन में शुरू किया गया था। इस योजना के तहत अर्थव्यवस्था के सभी महत्वपूर्ण हिस्से व्यक्तियों के स्वामित्व और संचालित उद्यमों तथा भूमि को सरकारी नियंत्रण में लाया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एंग्लो चीनी अफीम युद्धों के बारे में सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उन्होंने चीन की उभयदेयता की मिथक तोड़ दी थी और मुद्रास्फीति देखी गई और उसके साथ धर्म प्रचारकों को संरक्षण मिलता भी देखा गया। अंग्रेजों ने चीन की अभेद्यता की मिथक तोड़ दिया था और मुद्रास्फीति देखी गई और उसके साथ धर्म प्रचारकों को संरक्षण मिलता भी देखा गया एवं यह कथन एंग्लो चीनी अफीम युद्धों के बारे में सही है। चीनी उत्पादों जैसे चाय, रेशम और चीनी मिट्टी के बर्तनों की मांग ने व्यापार में असंतुलन की भारी समस्या खड़ी की थी। पश्चिमी उत्पादों को चीन में बाजार नहीं मिला, जिसकी वजह से भुगतान चांदी में करना पड़ता था। अतः ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस कमी को दूर करने के लिए विकल्प के तौर पर अफीम को ढूंढा था। चीन में अफीम बेचने के जरिए वे चांदी कमाकर कैंटन में उधार पत्रों के बदले कंपनी के प्रतिनिधियों को देने लगे। इस प्रकार कंपनी प्राप्त चांदी का इस्तेमाल ब्रिटेन के लिए चाय, रेशम और चीनी मिट्टी के बर्तन खरीदने के लिए करती थी। ब्रिटेन ने अफीम के फायदेमंद व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सैन्य बलों का प्रयोग करना शुरू कर दिया था। अतः पहला अफीम युद्ध 1832 से 1842 के मध्य हुआ, जिससे चीन में क्विंग राजवंश कमजोर हो गया। दूसरा अफीम युद्ध 1856 से 1860 के बीच हुआ था। इस प्रकार चीन में 1839 से 1860 के मध्य 2 अफीम युद्ध हुए थे। चीन के राजनीतिज्ञ लिन जीजू ने ब्रिटिश सरकार के पास रानी विक्टोरिया को सलाह पत्र नामक पत्र लिखा था। इसमें घोषणा किया गया था कि चीन अब अफीम की बिक्री बर्दाश्त नहीं करेगा और व्यापारियों के खिलाफ कार्रवाई करेगा। अगला प्रश्न है, चीन को डैश अफीम युद्धों का सामना करना पड़ा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 2 अफीम युद्धों का। अगला प्रश्न है, रानी विक्टोरिया को सलाह पत्र लेटर टू एडवाइस क्वीन विक्टोरिया के लेखक कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लिन जीजू। अगला प्रश्न है, अफीम युद्ध के बाद डैश हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ताइपिंग विद्रोह। अफीम युद्ध के बाद ताइपिंग विद्रोह हुआ था। ताइपिंग विद्रोह 1850 से 1864 के दौरान हुआ था। ताइपिंग आंदोलन क्वांगटन प्रांत, चीन का एक दूरस्थ दक्षिण पश्चिम कोना से प्रारंभ हुआ था। इस विद्रोह के नेता हंग हशु च्युआन और ईश्वर की पूजा करने वाली उनकी सोसाइटी थी। क्विंग सिया चिंग राजवंश की सेनाओं ने ताइपिंग विद्रोह को 19 जुलाई 1864 को कुचल दिया था।
कांग युएई और लियांग किचाओ जैसे क्विंग सुधारकों ने व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने की ज़रूरत महसूस की और एक आधुनिक प्रशासकीय व्यवस्था, नई सेना और शिक्षा व्यवस्था के निर्माण के लिए नीतियां बनाई। साथ ही संवैधानिक सरकार की स्थापना के लिए स्थानीय विधायिकाओं का भी गठन किया। उन्होंने चीन को उपनिवेशीकरण से बचाने की ज़रूरत भी महसूस की। अगला प्रश्न है, ताइपिंग विद्रोह किस दौरान हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1850 से लेके 1864 के बीच। अगला प्रश्न है, ताइपिंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी क्वांगटन प्रांत, चीन का एक दूरस्थ दक्षिण पश्चिम कोना में। अगला प्रश्न है, ताइपिंग विद्रोह के नेता थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी हंग हसू च्युयान और ईश्वर की पूजा करने वाले उनकी सोसाइटी। अगला प्रश्न है, क्विंग्स ने ताइपिंग विद्रोह को कब कुचल दिया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 19 जुलाई 1864 को। अगला प्रश्न है, चीन में कब चिंग राजवंश की सेनाओं ने ताइपिंग विद्रोहियों का दमन किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1864 में। अगला प्रश्न है, ताइपिंग के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उपर्युक्त में से सभी। वह नानकिंग को वापस लेने के लिए अभिलाषी थे क्योंकि नानकिंग की 1842 की संधि चीन के अवमान की प्रतीक थी। वह कन्फ्यूशियस और ईसाई सिद्धांतों से प्रभावित थे। वह द ट्रॉयड जैसे गुप्त समाजों से जुड़े थे। ये तीनों ही सही है। टाइपिंग के बारे में सही है कि वह कन्फ्यूशियस और ईसाई सिद्धांतों से प्रभावित थे तथा दी ट्रॉयड जैसे गुप्त समाजों से जुड़े हुए थे। नानकिंग की संधि चीन और ब्रिटेन के मध्य अफीम युद्ध समाप्त करने के लिए 1842 में हुआ था। इस संधि को चीन अपने अपमान का प्रतीक मानता था। चीन सदैव नानकिंग को वापस लेने के लिए प्रयासरत था। उपनिवेश बनाए गए देशों की नकारात्मक उदाहरणों से चीनी विचारकों पर जबरदस्त प्रभाव डाला। विचारक लियांग किचाओ का मानना था कि चीनी लोगों में एक राष्ट्र की जागरूकता ला के ही चीन पश्चिम का विरोध कर पाएगा। अगला प्रश्न है, जुंजी और रेन की अवधारणाओं को किसके द्वारा पेश किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कन्फ्यूशियस। जुंजी और रेन की अवधारणाओं को कन्फ्यूशियस द्वारा पेश किया गया था। कन्फ्यूशियसवाद चीन के प्रमुख विचारधारा रही है। यह विचारधारा कन्फ्यूशियस और उनके अनुयायियों की शिक्षा से विकसित की गई। इसका दायरा अच्छे व्यवहार, व्यावहारिक समझदारी और उचित सामाजिक संबंधों के सिद्धांतों का था। इसने चीनियों के जीवन के प्रति रवैये को प्रभावित किया, सामाजिक मानक दिए और चीनी राजनीतिक सोच और संगठनों को आधार दिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मांचू वंश के 1911 में पतन का कारक नहीं था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी साम्यवादियों द्वारा सत्ता पर कब्जा। साम्यवादियों द्वारा सत्ता पर कब्जा मांचू वंश के 1911 में पतन का कारक नहीं था, जबकि किसानों के चावल दंगे फसाद, विद्यार्थियों के आंदोलन और सेना के विद्रोह पतन के कारक थे। 1911 में मांचू साम्राज्य समाप्त कर दिया गया और सन यात सेन के नेतृत्व में गणतंत्र की स्थापना की गई। अगला प्रश्न है, 1917 से लेकर 1923 के मई 4th आंदोलन के संबंध में कौन सा सही नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। यह मुख्य रूप से ग्रामीण इलाकों में देखे जाने वाला एक किसान आंदोलन था। ये सही नहीं है। इसके अलावा तीनों सही दिए हुए हैं। ये वर्साय की संधि और गठबंधन द्वारा जापान के साथ किए गए अनुकूल व्यवहार के लिए एक प्रतिक्रिया थी।
इसमें क्विंग विरोधी भावनाओं का साम्राज्यवाद विरोधी भावनाओं में संचालित होना देखा गया था। यह युद्ध विरोधी गतिविधियों के साथ साम्यवाद का अग्रदूत था। 1917 से 23 के मई 4th आंदोलन का संबंध मुख्य रूप से ग्रामीण इलाकों में देखे जाने वाले एक किसान आंदोलन से नहीं था। यह आंदोलन पेकिंग में शुरू हुआ। पेरिस शांति सम्मेलन में शांतुंग को जापान को सौंप देने का फैसला किया गया तो 1919 में चीन में साम्राज्यवाद के खिलाफ एक लहर उठ खड़ी हुई। इसकी शुरुआत 4 मई 1919 को बीजिंग विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा आयोजित एक विरोध प्रदर्शन से हुई। इन चीनी देशभक्त छात्रों ने अपने प्रदर्शनों के माध्यम से विज्ञान और लोकतंत्र की संकल्पना को रेखांकित किया। यह वर्साये की संधि और गठबंधन द्वारा जापान के साथ किए गए अनुकूल व्यवहार के लिए एक प्रतिक्रिया थी। इसमें क्विंग विरोधी भावनाओं का साम्राज्यवाद विरोधी भावनाओं में संचालित होना देखा गया था। यह युद्ध विरोधी गतिविधियों के साथ साम्यवाद का अग्रदूत था। कुओमिंतांग और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी मुल्क को एकताबद्ध करने और स्थिरता लाने के लिए संघर्षरत दो महत्वपूर्ण ताकतों के रूप में उभरी। अगला प्रश्न है 1919 चीनी देशभक्त छात्रों के प्रदर्शनों को जिसने विज्ञान और लोकतंत्र की संकल्पना को रेखांकित किया क्या कहा गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मई 4th मूवमेंट। अगला प्रश्न है चौथे मई का आंदोलन कहाँ शुरू हुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पेकिंग में। अगला प्रश्न है नए चीनी गणराज्य का प्रथम आधिकारिक राष्ट्रपति कौन बना? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, युआन शिकाई। नए चीनी गणराज्य का प्रथम आधिकारिक राष्ट्रपति युआन शिकाई बने थे। इन्होंने रिपब्लिकन पार्टी का गठन किया। गणतांत्रिक क्रांति के बाद चीन में उथल पुथल का एक दौर शुरू हुआ। कुओमिंतांग और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी मुल्क को एकताबद्ध करने और स्थिरता लाने के लिए संघर्षरत दो महत्वपूर्ण ताकतों के रूप में उभरी। अगला प्रश्न है युआन शिकाई ने किस दल का गठन किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रिपब्लिकन पार्टी। अगला प्रश्न है राष्ट्रवादी चीन ने क्या देखा? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, केवल चीन में केंद्रीय शासन का विखंडन और सरदारों का उदय। राष्ट्रवादी चीन ने केवल चीन में केंद्रीय शासन का विखंडन और सरदारों का उदय देखा था। कांग योवेल या लियांग किचाउ जैसे आरंभिक सुधारकों ने पश्चिम की चुनौतियों का सामना करने के लिए पारंपरिक विचारों को नए और अलग तरीके से इस्तेमाल करने की कोशिश की। दूसरे गणतंत्र के पहले राष्ट्राध्यक्ष सन यात सेन जैसे गणतांत्रिक क्रांतिकारी जापान और पश्चिम के विचारों से प्रभावित थे। तीसरे चीन की कम्युनिस्ट पार्टी युगों युगों की असमानताओं को खत्म करना और विदेशियों को खदेड़ देना चाहती थी। ओपियम अफीम युद्धों से पहले चीन एक बंद अर्थव्यवस्था और इसकी धारणा में दुनिया का केंद्र था। आधुनिक चीन की शुरुआत 16वीं और 17वीं सदी में पश्चिम के साथ उसका पहला सामना होने के समय से मानी जा सकती है, जबकि जेसुइट मिशनरियों ने खगोल विद्या और गणित जैसे पश्चिम विज्ञानों को वहां पहुंचाया। अगला प्रश्न है ओपियम युद्धों से पहले चीन डैश था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, एक बंद अर्थव्यवस्था और इसकी धारणा में दुनिया का केंद्र दोनों। अगला प्रश्न है राष्ट्रवादी चीन की स्थापना के लिए तत्काल पृष्ठभूमि क्या थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अक्टूबर 1911 में नई सेना जिसके अफसर क्विंग्स के समर्थन में नहीं थे द्वारा वुहान में किया गया विद्रोह। राष्ट्रवादी चीन की स्थापना के लिए तत्काल पृष्ठभूमि अक्टूबर 1911 में नई आर्मी जिसके अफसर
क्विंग्स के समर्थन में नहीं थे द्वारा वुहान में किया गया विद्रोह था। अफीम युद्ध ने सत्ताधारी क्विंग राजवंश को कमजोर किया और सुधार तथा बदलाव की मांगों को मजबूती दी। 1911 में मांचू साम्राज्य का अंत किया गया और सन यात सेन के नेतृत्व में गणतंत्र की स्थापना हुई। सन यात सेन को आधुनिक चीन का संस्थापक तथा राष्ट्रपिता या चीन गणराज्य का पिता के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, किसे राष्ट्रपिता या चीन गणराज्य के पिता के रूप में जाना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सन यात सेन को। अगला प्रश्न है, ताइपिंग विद्रोह के संबंध में क्या सही नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, इसने चीन में सभी तटीय किलों पर कब्जा कर लिया था। ये सही नहीं है। बाकी के तीनों कथन सही दिए हुए हैं। इसने कम्युनिस्ट भूचाल के शुरुआती झटकों को देखा था जो 1940 के दशकों में चीन को निगलेगा। विद्रोह के बाद शायद ही कभी क्विंग को किसी भी प्रकार के भूमि कर का भुगतान किया गया था। यह एक साम्राज्यवाद विरोधी आंदोलन था। ताइपिंग विद्रोह के संबंध में इसने चीन में सभी तटीय किलों पर कब्जा कर लिया था। यह सही नहीं है। कांग युवेई और लियांग किचाऊ जैसे क्विंग सुधारकों ने व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने की जरूरत महसूस की और एक आधुनिक प्रशासकीय व्यवस्था, नई सेना और शिक्षा व्यवस्था के निर्माण के लिए नीतियां बनाई गई। अन्य सभी विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, एक बार सत्ता में आने के बाद माओ ने कौन से दो महत्वपूर्ण आंदोलन किए थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, महान छलांग और सांस्कृतिक क्रांति। एक बार सत्ता में आने के बाद माओ त्से ने महान छलांग और सांस्कृतिक क्रांति दो महत्वपूर्ण आंदोलन किए थे। चिंग काई शेक की सेनाओं के प्रबल दबाव में माओ जेडोंग ने अक्टूबर 1934 में साम्यवादी वाहिनी के लॉन्ग मार्च का नेतृत्व किया था। माओ के ऐतिहासिक लॉन्ग मार्च ने 6000 मील की दूरी शांक्षी में तय की। चीन की साम्यवादी पार्टी की स्थापना 1921 में रूसी क्रांति के कुछ समय बाद हुई थी। माओ त्से ने जो सीसीपी के प्रमुख नेता के रूप में उभरे, क्रांति के कार्यक्रम को किसानों पर आधारित करते हुए एक अलग रास्ता चुना। उनकी सफलता से चीनी साम्यवादी पार्टी एक शक्तिशाली राजनीतिक ताकत बनी जिसने अंततः कुओमिंतांग पर जीत हासिल की। नए अड्डे एनान में उन्होंने युद्ध सामंतवाद को खत्म करने, भूमि सुधार लागू करने और विदेशी साम्राज्यवाद से लड़ने के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। युद्ध के मुश्किल सालों में साम्यवादियों और कुओमिंतांग ने मिलकर काम किया, लेकिन युद्ध खत्म होने के बाद साम्यवादी सत्ता में आ गए और कुओमिंतांग की हार हो गई। माओ जेडोंग ने 1958 में अपनी ग्रेट लीप फॉरवर्ड नीति को घोषित किया था। 1958 में लंबी छलांग वाले आंदोलन की नीति के जरिए देश का तेजी से औद्योगिकरण करने की कोशिश की गई। ग्रामीण इलाकों में पीपल्स कम्यून्स, जहां लोग इकट्ठे जमीन के मालिक थे और मिलजुल कर फसल उगाते थे, शुरू किए गए थे। 1958 तक 26,000 ऐसे समुदाय थे जो कि कृषक आबादी का 98% था। अगला प्रश्न है, चिंग काई शेक की सेनाओं के प्रबल दबाव में माओ जेडोंग ने किस वर्ष में साम्यवादी वाहिनी के लॉन्ग मार्च का नेतृत्व किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अक्टूबर 1934। अगला प्रश्न है, माओ के ऐतिहासिक लॉन्ग मार्च 1934 से 35 ने डैश मील की दूरी तय की। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 6000 माइल। अगला प्रश्न है, माओ जेडोंग ने कब अपनी ग्रेट लीप फॉरवर्ड नीति को घोषित किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1958 में। अगला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापानी आक्रमण के प्रत्युत्तर में चीन ने किस प्रकार प्रतिक्रिया दी?
इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। चेंग काई शेक और चीनी साम्यवादियों के समर्थकों ने जापान के विरुद्ध एक अस्थायी संधि या गठजोड़ किया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापानी आक्रमण के प्रत्युत्तर में चीन में चियांग काई शेक और चीनी साम्यवादियों के समर्थकों ने जापान के विरुद्ध एक अस्थायी संधि किया। 1937 में जब जापानियों ने चीन पर हमला किया तो कुओमिंतांग पीछे हट गया। इस लंबे और थकाने वाले युद्ध ने चीन को कमजोर कर दिया। 1945 और 1949 के दरमियान कीमतें 30% प्रति महीने की रफ्तार से बढ़ी। इससे आम आदमी की जिंदगी तबाह हो गई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश ने स्लाइसिंग ऑफ द चाइनीज मेलन में भाग नहीं लिया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भारत ने। भारत देश ने स्लाइसिंग ऑफ द चाइनीज मेलन में भाग नहीं लिया था। समाजवादी व्यक्ति की रचना के इच्छुक माओवादियों और दक्षता की बजाय विचारधारा पर माओ के बल देने की आलोचना करने वालों के बीच संघर्ष चला। माओ द्वारा 1965 में छेड़ी गई महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रांति इसी संघर्ष का नतीजा था, जो उन्होंने अपने आलोचकों का सामना करने के लिए शुरू किया था। पुरानी संस्कृति, पुराने रिवाजों और पुरानी आदतों के खिलाफ अभियान छेड़ने के लिए रेड गार्ड्स मुख्यतः छात्रों और सेना का इस्तेमाल किया गया। अगला प्रश्न है, आधुनिक चीन का संस्थापक किसे माना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सन यात सेन को। आधुनिक चीन का संस्थापक सन यात सेन को माना जाता है। इन्होंने चीन में गणतंत्र की स्थापना की थी। उनका कार्यक्रम 3 सिद्धांत सन, मीन और चुई के नाम से मशहूर है। अगला प्रश्न है, चीन जनवादी गणराज्य कब बन गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1 अक्टूबर 1949 को। चीन जनवादी गणराज्य 1 अक्टूबर 1949 को बन गया था। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को सरकार 1949 में कायम हुई। यह एक लोकतंत्र के सिद्धांतों पर आधारित थी। सर्वहारा की तानाशाही, जिसे कायम करने का दावा सोवियत संघ का था, से भिन्न नया लोकतंत्र सभी सामाजिक वर्गों का गठबंधन था। अर्थव्यवस्था के मुख्य क्षेत्र सरकार के नियंत्रण में रहे और निजी कारखानों और भूस्वामित्व को धीरे धीरे समाप्त किया गया। देंग शियाओपिंग ने चीन की ओपन डोर पॉलिसी 1978 में शुरू की थी। तंग शियाओफिंग ने पार्टी पर नियंत्रण मजबूत बनाए रखा और साथ ही देश में समाजवादी बाजार अर्थव्यवस्था की शुरुआत की। 1978 में पार्टी के आधुनिकीकरण के अपने 4 सूत्री लक्ष्य की घोषणा की। यह विज्ञान, उद्योग, कृषि और रक्षा का विकास था। 5 दिसंबर 1978 को दीवारों पर लगे एक पोस्टर ने 5वीं आधुनिकता का दावा किया कि लोकतंत्र के बिना अन्य आधुनिकताएं कुछ भी नहीं बन पाएंगी। अगला प्रश्न है, देंग शियाओपिंग ने चीन की ओपन डोर पॉलिसी कब शुरू की? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1978 में। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन से विद्वान लीजी पुस्तक के लेखक हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ली युकोउ। विद्वान ली युकोउ लीजी पुस्तक के लेखक हैं। कांग योवेल या लियांग किचाओ जैसे आरंभिक सुधारकों ने पश्चिम की चुनौतियों का सामना करने के लिए पारंपरिक विचारों को नए और अलग तरीके से इस्तेमाल करने की कोशिश की। साओ तोआफेन द्वारा संपादित लोकप्रिय लाइफ वीकली नई विचारधारा की प्रतिनिधि थी। अगला प्रश्न है, किस वर्ष में चेंग काई शेक ने साम्यवादियों को विघटित और रूसी परामर्शदाताओं को वापस भेजा? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1927। 1927 ईस्वी में चेंग काई शेक या चियांग काई शेक ने साम्यवादियों को विघटित और रूसी परामर्शदाताओं को वापस भेजा था। सन यात सेन की मृत्यु के बाद चियांग काई शेक कुओमिंतांग के नेता बनकर उभरे और उन्होंने सैन्य अभियान के जरिए वारलॉर्ड्स को
अपने नियंत्रण में किया और साम्यवादियों को खत्म कर डाला। चीन की डेस्टिनी नामक पुस्तक को चियांग काई शेक ने प्रकाशित किया था। चीनी साम्यवादी दल द्वारा पराजित होने के बाद चियांग काई शेक 30 करोड़ से अधिक अमेरिकी डॉलर और बेशकीमती कलाकृतियां लेकर 1949 में ताइवान भाग निकले। वहां उन्होंने चीनी गणराज्य की स्थापना की। अगला प्रश्न है, चीन की डेस्टिनी नामक पुस्तक को किसने प्रकाशित किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, चियांग काई शेक ने। अगला प्रश्न है, सुज्जी संगठन जिसने लाखों पाउंड के कागज और धातु के पुनर्चक्रण में मदद की, किस देश से संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ताइवान से। सुज्जी संगठन ताइवान का एक संगठन था जिसने लाखों पाउंड के कागज और धातु के पुनर्चक्रण में मदद की थी। 1975 में चियांग की मौत के बाद धीरे धीरे ताइवान का लोकतंत्र में रूपांतरण शुरू हुआ। पहले स्वतंत्र मतदान ने स्थानीय ताइवानियों को सत्ता में लाने की प्रक्रिया शुरू की थी। राजनयिक स्तर पर अधिकांश देशों के व्यापार मिशन केवल ताइवान में ही थे। उनके द्वारा ताइवान में पूर्ण राजनयिक संबंध और दूतावास रखना संभव नहीं था, क्योंकि ताइवान को चीन का ही एक हिस्सा माना जाता है। अगला प्रश्न है, पश्चिमी दुनिया में द अननोन वॉर या द फॉरगेटन वॉर इतिहास में निम्नलिखित में से किस युद्ध को संदर्भित करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कोरियाई युद्ध को। पश्चिमी दुनिया में द अननोन वॉर या द फॉरगेटन वॉर इतिहास में कोरियाई युद्ध को संदर्भित करता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कोरियाई उपद्वीप को अस्थायी रूप से 38वीं समानांतर रेखा से 2 हिस्सों में विभाजित कर दिया गया। जून 1950 में कोरियाई युद्ध शुरू हुआ। दक्षिण कोरिया में अमेरिकी अगुवाई वाली संयुक्त राष्ट्र सेना और उत्तर कोरिया में कम्युनिस्ट चीन सेना के समर्थन से शीत युद्ध काल का एक छद्म युद्ध शुरू हुआ। जुलाई 1953 में 3 साल बाद यह युद्ध विराम समझौते से समाप्त हुआ। कोरिया हमेशा के लिए विभाजित हो गया था। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। ईंटें, मनके और अस्थियां हड़प्पा सभ्यता से संबंधित प्रश्नों का डिस्कशन हम लोग इस सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।